नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण के बारे में। हम जानेंगे कि भाषा क्या है, भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा के कितने रूप होते हैं, लिपि क्या होती है और व्याकरण का क्या महत्व है। इसके साथ साथ हम हल करेंगे कुछ रोचक एमसीक्यू क्वेश्चन ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो जाए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में दिए गए प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का अध्याय भाषा और व्याकरण। प्राचीन काल में मनुष्य इशारे से अपने विचारों को व्यक्त करता था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पत्थरों चट्टानों पर कुछ संकेत या चिन्ह बनाने आरंभ किए और उन संकेतों की सहायता से विचारों का आदान प्रदान कुछ सरल हो गया था। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया वैसे वैसे उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता अनुभव हुई, जिसके फलस्वरूप भाषा बनी। आज समाज में भाषा का विशेष महत्व है। मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी अपनी भावों को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन उनकी भाषा मानव समाज से अलग है। इस तरह भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। और साथ ही भाषा के चार कौशल भी होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इन्हीं कौशलों का प्रयोग भाषा के दोनों रूपों में किया जाता है। जैसे बोलना और सुनना ये भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं, लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आती है बोली। भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह सीमित तथा बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है। इसे प्राय साहित्य की रचना नहीं की जाती है। देखो, भाषा और बोली में यह फर्क है। बोली में साहित्य की रचना नहीं की जाती। जैसे बोली होती है, जब मैथिली है, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, ये क्या है, बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। और भाषाएं वो होती है जिनका प्रयोग साहित्य की रचनाओं में किया जाता है। भारत में पहले 18 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता मिली थी, परंतु अब उनमें 4 बोलियां और जोड़कर उन बोलियों को भाषा का रूप देने के बाद अब भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा जिस भाषा को हम बोलते हैं और सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे शिक्षक का पढ़ाना, मित्रों से बातचीत करना, भाषण देना, ये क्या मौखिक भाषा है। लिखित भाषा जिसे हम लिखते हैं और पढ़ते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। भारतीय संविधान की 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। असमिया जो असम में बोली जाती है, बंगाली पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बोली जाती है। असमिया भाषा असम की भाषा है। बंगाली पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बोले जाने वाली भाषा है। बोडो असम में बोले जाने वाली भाषा है। डोंगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है। गुजराती गुजरात की भाषा है। हिंदी है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़ यानी कई राज्यों में बोली जाती है हिंदी। कन्नड़ है वो कर्नाटक में बोली जाती है। कश्मीरी जम्मू कश्मीर में, कोंकणी गोवा में, मैथिली बिहार में, मलयालम केरल में, मणिपुरी मैतेई जिसे कहते हैं मणिपुर में बोली जाती है। मराठी भाषा महाराष्ट्र में, नेपाली भाषा सिक्किम, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग। उड़िया जो भाषा है, ओडिया ओडिशा में बोली जाती है। पंजाबी भाषा पंजाब में। और ये संस्कृत जो भाषा है मेरे पूरे भारत के अंदर, भारत में अध्ययन और धार्मिक कार्यों में काम ली जाने वाली भाषा संस्कृत है। संथाली झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में। सिंधी जो भाषा है वो कई राज्यों में बोली जाती है। तमिल तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उर्दू जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना में। अब दोस्तों चलते लिपि। लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, पंजाबी जो भाषा उसकी जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। संस्कृत लिखी जाती है, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और गुजराती भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है और मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और तभी से पूरे भारत में हर वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आगे चलते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है?
बोलते और लिखते और पढ़ते समय हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। इसे कुछ उदाहरण देखते हैं। मीरा गाना गा रहा है, कल जाना है मुंबई मुझे। पहले उदाहरण में जो लिंग संबंधी अशुद्धियां है इसको शुद्ध करेंगे, मीरा गाना गा रही है। दूसरा है कल जाना है मुंबई मुझे। दूसरे उदाहरण में पदक्रम संबंधी अशुद्धियां है, शब्दों को सही क्रम में प्रयोग नहीं किया गया है, इसको सही क्रम में प्रयोग करके लिखेंगे। तुम लिखेंगे मुझे कल मुंबई जाना है। अगला उदाहरण है मैंने तेरे से नाराज हूं, मैंने तेरे से नाराज हूं। तो तीसरे उदाहरण में शब्दों का अशुद्ध प्रयोग किया गया है, जबकि शुद्ध शब्दों का प्रयोग मैं तुमसे नाराज हूं। अगला उदाहरण देखते हैं। टरक, हरीश, डिब्बा और बंदर। तो जो उदाहरण है इसमें बर्तनी संबंधी अशुद्धियां है, यानी स्पेलिंग से संबंधित अशुद्धियां। जैसे ट्रक ने लिखा है टरक, इस, डिब्बा, वंदर। ये सारी अशुद्धियों का पता हमें व्याकरण से चलता है। चलिए शुरू करते कुछ MCQ क्वेश्चन। भाषा क्या है? खेल का साधन है, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, मनोरंजन का साधन है, यात्रा का साधन है। तो भाषा एक विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में मनुष्य अपने विचार कैसे व्यक्त करता था? ऑप्शन ए लिखकर, ऑप्शन बी बोलकर, ऑप्शन सी इशारों और संकेतों से, ऑप्शन डी गाकर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, इशारों और संकेतों से। अगला क्वेश्चन है, भाषा का विकास किस कारण हुआ? ऑप्शन ए खेल के लिए, ऑप्शन बी विचारों के आदान प्रदान की आवश्यकता के लिए, ऑप्शन सी यात्रा के लिए, ऑप्शन डी व्यापार के लिए। तो भाषा का विकास विचारों के आदान प्रदान की आवश्यकता के लिए हुआ था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अगला क्वेश्चन है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? लिखकर व्यक्त की जाने वाली भाषा, बोलकर और सुनकर व्यक्त की जाने वाली भाषा, चित्रों द्वारा व्यक्त की जाने वाली भाषा, संकेतों की भाषा। तो मौखिक भाषा जो बोलकर और सुनकर व्यक्त की जाने वाली भाषा है वो मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा, अगला क्वेश्चन है, लिखित भाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सुनकर व्यक्त की जाने वाली भाषा, बोलकर व्यक्त की जाने वाली भाषा, लिखकर और पढ़कर व्यक्त की जाने वाली भाषा, ऑप्शन डी संकेतों की भाषा। तो लिखित भाषा वो है जो लिखकर और पढ़कर व्यक्त की जाने वाली भाषा है, वो लिखित भाषा है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भाषा के 4 कौशल कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, खेलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, गाना, पढ़ना, लिखना, बोलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना। तो इनमें से ऑप्शन ए सही है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला क्वेश्चन है, किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं हम? एक सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है उस भाषा को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, लिपि कहते हैं, या बोली कहते हैं, या व्याकरण? तो उसको हम बोली कहेंगे, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बोली, ऑप्शन बी लिपि, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी व्याकरण। तो जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं, लिपि। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की लिपि कौन सी है? यानी हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन लिपि में, गुरुमुखी लिपि में, या देवनागरी लिपि में, या फारसी में? तो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी देवनागरी,
ऑप्शन सी रोमन लिपि और ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। तो अंग्रेजी लिपि को रोमन लिपि में लिखा जाता है, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि, फारसी लिपि या गुरुमुखी लिपि या रोमन लिपि। तो जो पंजाबी लिपि को हम गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है उर्दू की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए देवनागरी लिपि, ऑप्शन बी रोमन लिपि, ऑप्शन सी फारसी लिपि, ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। तो उर्दू को हम फारसी लिपि में लिखते हैं, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1949। तो हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनाया था, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी को, ऑप्शन बी 15 अगस्त को, ऑप्शन सी 14 सितंबर को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर को। तो सही आंसर होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। 22 भाषाएं हैं संविधान में।